हर साल सीएसएस और यूपीएससी के एग्जाम में अपेयर होने वाले एस्पिरेंट्स इस वजह से फेल नहीं होते कि उनकी तैयारी नहीं होती या फिर उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, बल्कि उसकी एक मेजर रीजन ये है कि जो कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है एक आंसर में, वो चीज आपके आंसर में मौजूद नहीं होती। आमतौर पे जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में या एफपीएससी बेस सीएसएस में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उससे पहले एक डायरेक्टिव वर्ड लगाया जाता है जो कि आमतौर पे इस तरह से होता है कि असेस, डिस्क्राइब, कमिट, एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन और एग्जामिन, इस तरह से वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और उस बेसिस पे जो आपने डाटा प्रोवाइड करना होता है वो एक पर्टिकुलर डाटा है, वो एक स्पेसिफिक डाटा होता है, जबकि एक एवरेज सीएसएस स्टूडेंट और यूपीएससी स्टूडेंट ये समझता है कि इन सब का मीनिंग सेम ही है और उसने अपनी एक नॉर्मल एवरेज अप्रोच के साथ चलना होता है, जिसकी बेसिस पे उसके मार्क्स आमतौर पे कम आते हैं। और यही रीजन है एलोकेशन ना होने की या इवन एट फर्स्ट प्लेस फेल होने की। और आज के इस वीडियो में उन डायरेक्टिव वर्ड्स और उन कमांड वर्ड्स को यहां पे हम हाईलाइट करेंगे और समझेंगे कि जब इस तरह का कोई वर्ड यूज किया जाता है क्वेश्चन से पहले, तो उसमें एक्चुअली में किस तरह से आंसर को अटेम्प्ट करना होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज एनालाइज। एनालाइज वो वाहिद डायरेक्टिव वर्ड है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर्स में, और इसके अलावा सीएसएस के बाकी जो पेपर्स है उसमें भी वर्ड एनालाइज जो है वो क्वेश्चंस का पार्ट होता है। जब भी किसी क्वेश्चन के स्टार्ट में वर्ड एनालाइज आ जाए, इट मींस आप लोगों ने उस क्वेश्चन को उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट करना है, उसको डिवाइड करना है। मीनिंग आपने उस क्वेश्चन के, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, उसके सोशल एस्पेक्ट, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उसके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसके स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, इन सभी एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए आंसर करना है जब भी वर्ड एनालाइज यूज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट करते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एनालाइज द कॉजेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। तो उस बेसिस पे आप देखेंगे कि क्या सोशल कॉजेज हैं, क्या पॉलिटिकल कॉजेज हैं, किस तरह से आइडियोलॉजिकल कॉजेज यहाँ पे टेक पार्ट करते हैं, और ओवरऑल और भी कोई अगर डोमेन इसमें है तो वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो दिस इज हाउ यू विल आंसर एंड एनालाइज बेस्ड क्वेश्चंस। जो दूसरा डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज क्रिटिकली एनालाइज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली एनालाइज एनालाइज से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो डिफरेंट होती है। एनालाइज के अंदर आपने उसको कन्वर्ट किया डिफरेंट कंपोनेंट्स में, क्रिटिकली एनालाइज में भी आप उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड करेंगे और एंड पे एक अपनी वेल इन्फॉर्म्ड, एक वेल रीजनड जजमेंट भी देंगे। फॉर एग्जांपल, आपसे पूछा जाता है क्रिटिकली एनालाइज पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, तो उस बेसिस पे आप बताएंगे कि इस पॉलिसी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से ये पॉलिसी अप्लाई की जा रही है, कौन सा स्टेक होल्डर इस पॉलिसी को अप्लाई करने में, और ओवरऑल गवर्नमेंट का क्या रोल है। इसके साथ साथ आप फिर एंड पे ये बताएंगे कि ये पॉलिसी क्या फ्रूटफुल साबित होगी, इस पॉलिसी के अंदर क्या गैप्स हैं, इस पॉलिसी के अंदर आप अपने हिसाब से बताएंगे कि कौन सी चीज होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे इस पॉलिसी को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो ये है क्रिटिकली एनालाइज का मीनिंग। जब भी क्वेश्चन के स्टार्ट में क्रिटिकली एनालाइज हो तो वहां पे आप लोगों की अपनी एक वेल रीजनड, वेल आर्टिकुलेटेड जजमेंट भी होना जरूरी है। और थर्ड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज एग्जामिन। एग्जामिन में आप बेसिकली किसी भी क्वेश्चन को, उसमें मौजूद डेवलपमेंट को क्लोजली एनालाइज करते हो। उसके बाद आप उससे रिलेटेड फीचर्स को, उसकी वर्किंग को और ओवरऑल उससे रिलेटेड पॉलिसीज को आप डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, तो आप फिर बताते हैं कि मीडिया का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक ओपिनियन को फ्रेम अप करने में, और उसके अलावा जो है वो एजेंडा को सेटअप करने में, नैरेटिव को बिल्ड करने में और ओवरऑल इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने में। तो आप देखिए कि लगभग आप हर पॉसिबल डायमेंशन को यहाँ पे जो है वो टच करते हैं और इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर डोमेन को एग्जामिन करते हैं। फोर्थ नंबर पे जो डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन में आप एग्जामिन वाली अप्रोच को ही फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें दो चीजें न्यू ऐड होती हैं। नंबर वन इफेक्टिवनेस, नंबर टू लिमिटेशंस। कोई भी पॉलिसी है, कोई भी जो है वो एक अप्रोच है, कोई भी प्रोसेस है, कुछ भी हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर है, उसमें आप लिमिटेशंस और उसमें इफेक्टिवनेस की भी आप बात करेंगे। और इसकी एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इसमें यह है, क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकली एग्जामिन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन पाकिस्तान।
पाकिस्तान। तो फिर आप ये देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंश्योर कर रही है और उसमें क्या लिमिटेशंस हैं और क्या इफेक्टिवनेस है और उसको फिर कैसे बेटर किया जा सकता है। आपके अपने एक रीजन और ओपिनियन और वेल जजमेंट भी होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड इज इवेल्युएट। इवेल्युएट मींस कि आपने क्वेश्चन को बेसिकली जज करना होता है, उसमें कोई भी चीज बताई गई है उसको जज करना होता है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया और बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस। फॉर एग्जांपल आपसे अगर मैं पूछता हूं इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अब आप बताएंगे कि वो सक्सेसफुल है कि वो फेलियर है। अगर सक्सेसफुल है तो किन बेसिस पे सक्सेसफुल है, एविडेंस देंगे। अगर फेलियर है तो फिर भी एक क्राइटेरिया के अंदर आप बताएंगे कि किस तरह से फेलियर है और क्या क्या उसमें जो है वो एविडेंस है, उसका क्या क्या हमारे पास जो है वो उसकी एग्जांपल्स हैं जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वो फेलियर है या फिर एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से आप एक्चुअली में किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पॉलिसी को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी गवर्नमेंट के रोल को इवेल्युएट करते हो बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। और 6 नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज क्रिटिकली इवेल्युएट। क्रिटिकली इवेल्युएट के अंदर आप बेसिकली प्रोस एंड कॉन्स की बेसिस पे आप जो है वो कंपेयर करते हो एक ही चीज को कि उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाता है क्रिटिकली इवेल्युएट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर पाकिस्तान, तो उस बेसिस पे आप बताएंगे कि इसमें क्या पाकिस्तान के लिए फायदा है, क्या नुकसान है, ये पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जो है वो रोड बेस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ पे गाड़ियां चलेंगी उसकी बेसिस पे कितनी इमिशंस होंगी। तो इस बेसिस पे आपने इसको कंपेयर करना है, इसके हार्म्स को और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको, प्रोस एंड कॉन्स को, उसकी बेसिस पे एंड पे एक रीजनड कंक्लूजन के साथ आना है कि ओवरऑल इस तरह के प्रोजेक्ट का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इसकी इस तरह से आप इसको एक्चुअली में क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे। 7th नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज असेस। असेस मींस द इंटेंसिटी और स्केल और इवन द इंपैक्ट ऑफ समथिंग। कोई भी सवाल आपसे जब पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल असेस द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उस बेसिस पे आप फिर बताते हैं कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है उस बेसिस पे ग्रोथ सीजन शिफ्ट हो रहे हैं, जो क्रॉप लॉस है वो भी हो रहा है, फ्लड्स आते हैं तो स्टैंडिंग क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वाटर क्राइसिस भी इस चीज का रिजल्ट है और उसके अलावा फूड सिक्योरिटी जो है वो भी एट रिस्क है। इस तरीके से आपने असेस में बताया कि पर्टिकुलर एक डेवलपमेंट के, एक नेचुरल डिजास्टर्स के, जो एक नेचुरल डिजास्टर के जो इंप्लीकेशंस हैं वो क्या है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो असेस में आप बेसिकली किसी चीज की डिग्री, इंटेंसिटी और उसके इंपैक्ट को आप अंडरस्टैंड करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। 8th नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज डिस्कस। डिस्कस में आप किसी पर्टिकुलर एक आइडिया को या एक डायमेंशन को एनालाइज नहीं करते, आप उस टॉपिक के हर पॉसिबल एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं कंप्लीट पिक्चर के साथ, कंप्लीट डिटेल के साथ, और हर एक जो एस्पेक्ट को आप जब डिस्कस करते हैं तो उसमें एक आप अपना सपोर्टिव आर्गुमेंट भी प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है डिस्कस द कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, तो उस बेसिस पे आप इसमें सिर्फ सोशल या पॉलिटिकल केसेस में नहीं जाते, आप देखते हैं कि मीडिया का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, इंटरनेशनल अगर वर्ल्ड इन्वॉल्व है इसमें वो क्या है, टेररिस्ट का या टेररिज्म का किस तरह से इसमें लेना देना है, या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो क्या है, इसमें हिस्टोरिकल जो केसेस हो सकते हैं वो किस तरह से इस चीज में रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से आपने डिस्कस को जो है वो एनालाइज करना है, डिस्कस को आपने एड्रेस करना है क्वेश्चन के अंदर। जो 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज कमेंट। कमेंट का मकसद ये है, जिस तरह से हम आमतौर पर सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं तो वो हमारा अपना एक ओपिनियन होती है, हमारा अपना एक टेक होता है। उस बेसिस पे कमेंट का यहाँ पे भी मीनिंग ये है कि आपकी अपनी ओपिनियन क्या है अबाउट द टॉपिक, अबाउट द पॉलिसी और अबाउट द डेवलपमेंट दैट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट ऑन सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान, तो उस बेसिस पे अब आप बताएंगे कि पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है कैसे हैं, कैसे जो है वो होने चाहिए, और उस बेसिस पे आप फिर बताएंगे अपने ओपिनियन को, और ओपिनियन को साथ में सपोर्ट भी करेंगे विद सर्टेन आर्गुमेंट्स, जिसकी बेसिस पे आपकी बात की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी और उस बेसिस पे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो कमेंट में बेसिकली आपने उसको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं करना होता जिस तरह से मार्केट में उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, बल्कि आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना होता है कि आपकी अपनी ओपिनियन के अंदर जो है वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस कैसे होने चाहिए, और फिर आपने उसको बैक भी करना है विद द हेल्प ऑफ सम आर्गुमेंट्स। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड इज एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में बेसिकली आपने अपने आप को स्कॉलर समझते हुए किसी भी आइडिया को क्लियर करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है और ये बताना होता है कि ये आइडिया है क्या और किस तरह से ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल
क्वेश्चन है एक्सप्लेन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, तो आपने उसको पहले डिफाइन करना है, उसके बाद आपने वर्जन्स ऑफ वॉरफेयर को डिस्कस करना है, फिर आपने बताना है कि टूल्स या एलिमेंट्स क्या हैं इस वॉरफेयर के जो इसमें यूज किए जाते हैं, और उसके बाद फिर इसको काउंटरएक्टिव मेजर्स क्या हो सकती हैं। इस तरीके से आपने एक्सप्लेन वर्ड को जो है वो वहां पे एड्रेस करना है क्वेश्चन के अंदर। एक और जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज इलेबोरेट। इलेबोरेट में बेसिकली आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर जो है वो सिचुएशन दी जाएगी, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, और इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि वो एग्जामिनर के लिए सेंस भी बनाएगी, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है इलेबोरेट द फीचर्स ऑफ 18th अमेंडमेंट। अब आपने सिर्फ और सिर्फ फीचर्स बताने हैं, आपने और किसी अमेंडमेंट का नाम नहीं लेना, उसके कंपैरिजन में आपने कोई और अमेंडमेंट नहीं लेके आनी, उसके फायदे या नुकसान क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने फीचर्स को ही इलैबोरेट करना है। किस तरह से एनएफसी अवार्ड जो है वो रिफॉर्म हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर बात करनी है, और इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट और फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट के ऊपर बात करनी है। इस तरीके से आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लिमिट करना है इलैबोरेट में टू द फीचर्स ऑफ द 18th अमेंडमेंट ओनली। एक और इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड जो कि है एलुसिडेट। एलुसिडेट में भी आप लगभग एक्सप्लेन वाली ही जो है वो सिचुएशन को फॉलो करेंगे। एलुसिडेट में बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं, रीडर फ्रेंडली वे में एक्सप्लेन करते हैं, और आपसे एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आपको जो सिचुएशन दी गई है, जो आइडिया दिया गया है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इलुसिडेट सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो आप उसमें बताएंगे कि लेजिस्लेचर और जो है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की क्या पावर्स हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ ये रिलेटेबल हैं, और इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि रीडर के लिए वो अंडरस्टैंडेबल होगी और जो है वो रीडर फ्रेंडली भी होगी। एक और इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड जो कि है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब में आप चीजों को बेसिकली मेंशन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे एज दे आर, जिस तरह से वो मौजूद है। कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए उसमें, कोई आपका डीप एनालिसिस नहीं चाहिए, कोई आपका क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए उस पे, कोई भी आपके सपोर्टिव आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए। जिस तरह से वो मेंशन्ड है, जिस तरह से एक्चुअली में वो है, आपने उनको उसी तरह से पेपर में लिख देना है। दैट इज व्हाट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब मींस। फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो जिस तरह की स्ट्रक्चर है आप उसी तरह से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। यूएनजीए है, उसकी क्या पावर्स है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, आईसीजे है, क्या पावर्स है इनकी, और किस किस तरह से ये जो है वो एग्जिस्ट करती है और फंक्शन करती है। दैट्स इट, दैट इज हाउ यू विल डिस्क्राइब अ क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड दैट इज जस्टिफाई। जस्टिफाई का मकसद ये है जो स्टेटमेंट आपको दी जाएगी उसको आपको डिफेंड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स और विद द हेल्प ऑफ सम फैक्ट और फिगर्स और सर्टेन रिपोर्ट्स। आप इसमें न्यूट्रल नहीं रह सकते, जो स्टेटमेंट जो सिनेरियो आपको दिया गया है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जस्टिफाई द नीड फॉर टैक्स रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। अब फिर आप बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो होना जरूरी है। आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स रिफॉर्म्स है उसकी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है और किस किस सिनेरियो में ये टैक्स रिफॉर्म्स होने चाहिए। दैट इज हाउ यू विल जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड दैट इज कंपेयर। कंपेयर में बेसिकली आप एक डेवलपमेंट को, एक पॉलिसी को कंपेयर करते हैं और सिर्फ सिमिलैरिटीज को यहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। कंपेयर द पार्लियामेंट्री सिस्टम विद प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इसमें कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है। सिर्फ इसमें सिमिलैरिटीज को ही आइडेंटिफाई किया जाता है, जो सेम चीजें हैं, जो यकसानियत है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है कंपैरिजन में और कंपेयर में। कंपेयर के बाद है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में बेसिकली आपने क्लियरली और डायरेक्टली जो डिफरेंसेस है उनको आइडेंटिफाई करना होता है। कंट्रास्ट द सिविलियन गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री गवर्नमेंट। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस किस तरह से एक दूसरे से ये मुख्तलिफ हैं। इसमें आपने कंट्रास्ट को इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना होता है। एक और इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड टू व्हाट एक्सटेंट। टू व्हाट एक्सटेंट में आपकी बेसिकली पोजीशन को देखा जा रहा होता है कि आप किसी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड, किसी भी प्रोसेस प्रोसीजर से रिलेटेड कितने हद तक आप एग्री करते हैं। आप पार्शियल एग्रीमेंट में हैं, आप फुल एग्रीमेंट में हैं, या आप बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। टू व्हाट एक्सटेंट इज डेमोक्रेसी स्टेबल इन पाकिस्तान। तो उस बेसिस पे आप बताएंगे कि आप पार्शियली एग्री करते हैं इससे, और फिर उस सिनेरियो में आप अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों आप फुल्ली या पार्शियली एग्री करते हैं या बिल्कुल एग्री नहीं करते। तो उस बेसिस पे फिर आप अपने आंसर को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे टू व्हाट एक्सटेंट में। एक और इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड जो कि है डू यू अग्री। डू यू अग्री का मकसद ये है कि अब आपको अपनी पोजीशन यस या नो में लेके जाने की जरूरत है। अब इसमें पार्शियल वाली सिचुएशन नहीं है। डू यू अग्री दैट सोशल मीडिया वीकन्स गवर्नेंस इन पाकिस्तान।
तो आप इसमें या तो यस बोलेंगे या फिर नो बोलेंगे। अगर यस बोलेंगे तो उस पोजीशन को उसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और अगर नो बोलेंगे तो फिर आपके आने वाले सारे के सारे आर्गुमेंट्स जो हैं वो उनकी जस्टिफिकेशन अकॉर्डिंगली होगी। तो इस तरीके से आप जो है वो डू यू एग्री को जस्टिफाई करेंगे। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज रेकमेंड। रेकमेंड में आप एक्चुअली में रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और फॉरवर्ड लुकिंग जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करते हो अपने आंसर में। फॉर एग्जाम्पल, रेकमेंड द मेयर्स टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान। तो इस बेसिस पे आप बताएंगे कि रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और फॉरवर्ड लुकिंग सोल्यूशन क्या हो सकते हैं पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में हमने लगभग 20 जो डायरेक्टिव वर्ड है, इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड्स, उनको हमने एक्सप्लेन किया। अगर आप समझते हैं कोई इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड हमसे मिस हो गया है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।